लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुलरुख कलीम खान है और पिछले वीडियो में मैं अपने एमएड के स्टूडेंट्स को ये बता चुकी हूँ इनिशियली कि हाउ टू राइट डिसर्टेशन। आपको डिसर्टेशन क्या है का मतलब पिछले वीडियो में समझ में आ गया होगा। कोशिशें इंसान को कामयाब बनाती है। आज हाउ टू राइट डिसर्टेशन के पार्ट 2 को मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले वीडियो में एक जनरल आइडिया मेरे स्टूडेंट्स को मिल गया और मैनी थैंक्स टू माय डियर स्टूडेंट्स जिनके ढेर सारे कॉल्स आए मेरे पास और उन्होंने थैंक्स इस बात के लिए किया कि उन्हें डिसर्टेशन को बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझ में आया कि स्टार्ट कैसे करना है और हमें किसी की कॉपी नहीं करना है। डिसर्टेशन के लिए आप सबको परफेक्ट बनाने का मेरा एम एमएड के साथ साथ आप सबको पीएचडी के लिए एक बेस बनाकर देना है ताकि वहां आपको किसी भी रिसर्च वर्ड को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसी के साथ आज अपन डिसर्टेशन के लघु शोध के बारे में कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ हार्ड वर्ड्स के बारे में समझते हैं। रिसर्च की लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें अगर इजी लैंग्वेज में समझा दिया जाए तो शोधार्थी एमएड स्टूडेंट्स बहुत आसानी से रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिसर्टेशन के पार्ट 2 में आपको ये बताती हूँ कि हम सबसे पहले ये समझेंगे कि डिसर्टेशन में आने वाले जो हार्ड वर्ड्स हैं। आज का मेरा वीडियो बनाने का यही एम है कि डिसर्टेशन में जो हार्ड वर्ड्स आते हैं उन्हें हम इनिशियली समझ लें कि ये है क्या। उसके बाद हम इसको एक एक करके एक एक वीडियो में आगे चल के मैं ब्रीफ में इसे आपको विथ एग्जाम्पल समझाऊंगी। तो डिसर्टेशन वर्ड जो है लघु शोध जिसे हम कहते हैं, लघु शोध जिसमें समय सीमा तय होती है तो उस हिसाब से एरिया भी तय होता है और शोधार्थी को एमएड स्टूडेंट को अपना कार्य करना पड़ता है। तो डिसर्टेशन का मतलब है लघु शोध, जो कि हिंदी में बोलते हैं लघु शोध क्योंकि छोटे कम टाइम ड्यूरेशन में उसको करना है और छोटे लेवल पे उसे किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले आता है सिलेक्ट अ प्रॉब्लम। हमें जिस टॉपिक पर काम करना है उसे समस्या कथन कहते हैं, रिसर्च टॉपिक कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, समस्या का चयन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें हमारे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि आप रिव्यू पढ़िए, तो हम वहाँ सर्वे और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पढ़ते हैं जिसमें टॉपिक जो भी हम टॉपिक चुन लेते हैं उससे रिलेटेड पुराने डिसर्टेशन, पुराने रिसर्च और उसके बारे में बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी मेथड यूज हुई है, कौन से टूल यूज हुए हैं, यही सबको हम सबसे पहले पुराने डिसर्टेशन जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं सबसे पहले हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमारे गाइड हमें बोलते हैं कि अब हमें हमारा टॉपिक तय हो गया है, हमने रिव्यू पढ़ लिया है पुराने डिसर्टेशंस का रिलेटेड टू अवर टॉपिक और उसके बाद अब हमें हाइपोथेसिस बनाना है। अपने टॉपिक से रिलेटेड जो संभावित हल है उसे अपने उद्देश्यों से जोड़ते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव से जोड़ते हुए हाइपोथेसिस बनाई जाती है और यही वह मेन पार्ट है जो डिसर्टेशन में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और यहीं पर हमें अपने गाइड के गाइडलाइन की जरूरत होती है। कौन सी हाइपोथेसिस बनाएं और उसे कैसे लिखें और उसके वेरिएबल कैसे चुनें, इसका बेस कैसे बनाएं और फिर हाइपोथेसिस को कैसे और कौन से टेस्ट से प्रूव करें। एक वर्ड बार बार रिसर्च में यूज होता है, वो है वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू परिवर्तित होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। रिसर्च में वेरिएबल का मीनिंग होता है किसी घटना, वस्तु या किसी चीज के उन गुणों से होता है जिन्हें आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब इन गुणों को जिन्हें नापा जा सके उन्हें वेरिएबल कहा जा सकता है। लेकिन वेरिएबल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के
होते हैं। वेरिएबल भी अलग अलग टाइप के होते हैं जिन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके बाद आता है सैंपल या न्यादर्श। सैंपल जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि बड़े सी ग्रुप का एक छोटा टुकड़ा जिस पर शोधार्थी या एमएड स्टूडेंट काम करेगा, और सैंपल के चुनने की भी अलग अलग मेथड्स होती है। इसको चुनने से टाइम, इकोनॉमिकली, और जिसमें टाइम का और इकोनॉमिकली दोनों चीज़ों को मिलाते हुए हमें चुनना है। हम बड़े ग्रुप का एक छोटा हिस्सा लेते हैं और उस पर हम अपना काम करते हैं। जैसे हम अपने ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारा छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उसके बाद हमारा टेस्ट किया जाता है। सेम हमको यहाँ पर भी रिसर्च की फील्ड में एक छोटा सा ग्रुप लेना है और उससे हम पूरे ग्रुप को एनालाइज करके एक अपना कंक्लूजन तैयार करते हैं। इसके बाद रिसर्च मेथड, जो कि हम अनुसंधान की विधियां जो हमारे रिसर्च में हम यूज करेंगे, तो रिसर्च में जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए हमें एप्रोप्रिएट मेथड की जरूरत होती है और उसी को हम यूज करते हैं। अगर मेथड सही होगी तो शोधार्थी सही सही डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, और अगर मेथड सही नहीं होगी तो हमारे जो डेटाज है वो हमें एक्यूरेट, एग्जैक्ट नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो कि हम यहाँ एमएड के स्टूडेंट्स को मोस्टली यूज करने के लिए कौन सी विधि बोलते हैं। सबसे पहले सर्वे मेथड बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं, फिर उसके बाद केस स्टडी मेथड होती है, प्रोजेक्टिव मेथड होती है, क्यू सॉर्ट मेथड होती है, बहुत सारी हिस्टोरिकल मेथड होती है। ऐसे बहुत सारी मेथड्स को यूज करते हुए हम अपने रिसर्च का वर्क आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट लेवल पे समझाना है एमएड के स्टूडेंट्स को, तो हम कोशिश यही करते हैं। सिलेबस में तो बहुत सारी मेथड्स दी हुई है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि हमारे एमएड स्टूडेंट्स के लिए जो भी कन्वीनियंट हो वो उसी मेथड का यूज करें। नेक्स्ट आता है टूल्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के उपकरण। इसका अर्थ है जो मेथड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से टूल्स डेवलप किए जाते हैं, या जो बने हुए स्टैंडर्डाइज्ड टूल हैं उसका यूज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये डेटा कलेक्शन की विधि है। सभी उपकरण अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग होते हैं। कभी कभी डेटा कलेक्शन के लिए अपना अलग अलग टूल का हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अपने गाइड से हम डिस्कस करते हैं और अपने टूल को स्टैंडर्डाइज्ड भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट के साथ मिलकर हम खुद के टूल भी डेवलप कर सकते हैं, और जो बने हुए टूल्स हैं वो भी हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। टूल्स से हमें किस तरह के डेटा चाहिए, टूल्स का पहले पूरा एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। ज्यादातर टूल्स में हम क्वेश्चनायर का यूज करने का स्टूडेंट्स को सजेशन देते हैं, क्योंकि क्वेश्चनायर बहुत आसानी से, प्रश्नावली बहुत आसानी से स्टूडेंट्स बना लेते हैं। गाइड के साथ डिस्कस करते हुए ये आगे बढ़ जाती है। इंटरव्यू मेथड का भी यूज करने का स्टूडेंट्स को बोलते हैं, लेकिन चूंकि इंटरव्यू बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है हर स्टूडेंट्स के लिए कि हर बच्चे के ऊपर हम जाएं, उसका इंटरव्यू लें, या कभी हम टीचर्स पे कर रहे हैं अपना रिसर्च का टॉपिक, हमारा डिसर्टेशन का टॉपिक अगर टीचर्स से रिलेटेड है तो वहाँ इंटरव्यू मेथड का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता। स्टैंडर्डाइज्ड टूल डेवलप्ड बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, टूल्स अप्लाई करने से पहले उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों चेक की जाती है। अब तो उससे हमें बहुत एक्यूरेट डेटा मिल जाते हैं। अब इसके बाद जब हमारा डेटा कलेक्ट हो जाता है तब हम इसके डेटा को एनालिसिस करते हैं। अप्लाइंग टूल, हम इसको जो हमारे डेटा हमें मिलते हैं तो उन्हें हम एनालाइज करते हैं। अब डेटा भी हमें दो तरह से मिलते हैं, एक मिलता है हमें क्वालिटेटिव और दूसरा मिलता है हमें क्वांटिटेटिव। अब जहां क्वांटिटी की बात करते हैं वहां तो हमें पता चल जाता है कि अरे डेटा हमें सांख्यिकी संख्या के रूप में मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ क्वालिटी की बात करते हैं तो जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं उनको सबसे पहले क्वांटिटेटिव में चेंज किया जाता है, संख्यात्मक आंकड़ों में परिवर्तित किया जाता है, और फिर इसकी व्याख्या की जाती है और इसका कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन के लिए यहाँ डिसर्टेशन में स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं।
इसे स्टैटिस्टिक्स की मेथड ही क्यों यूज करते हैं? मैथ्स में हम और भी मेथड्स है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्टैटिस्टिक्स की सांख्यिकी की ही मेथड इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंडीशन को कंपेयर करने में आसानी होती है। मतलब यहाँ पर हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों तरह के स्टैटिस्टिक्स का यूज करके अपने डेटास को पुराने से नए से कोरिलेट करके कंपेयर करके अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की से हमें डेटा को टेबुलेशन, ग्रुप, कर्व ये सब बनाने में, ग्राफ बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स की मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे रिसर्च को और भी यूजफुल ढंग से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हम टेबुलेशन से, ग्राफ से अपने जो भी फाइंडिंग डेटा है उसको बहुत अच्छे से हम क्लियरली सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हमने नया सर्च किया है उसको हम ग्राफ से और टेबुलेशन से बहुत अच्छे से सबको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं सबके। इसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और काई स्क्वायर टेस्ट ये मोस्ट कॉमन है। मतलब ज़्यादातर हमें डिसर्टेशन के जो डेटा है उसको एनालाइज करने की मोस्टली मेथड यही कॉमन है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर टेस्ट, इसी से हम रिसर्च का एनालिसिस कर लेते हैं। और दूसरी भी स्टैटिस्टिक्स की मेथड्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे रिसर्च डेटा में होने वाले एरर का, उनका त्रुटियों का एनालिसिस भी आसानी से कैलकुलेशन के जरिए करना आसान रहता है। इसलिए हम पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक दोनों तरह की मेथड का यूज करते हैं और एक एक हाइपोथेसिस को लेकर ऑब्जेक्टिव के साथ उसे स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही प्रूव किया जाता है और रिजल्ट इकट्ठा किए जाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक मेथड में मेनली डिसर्टेशन में काई स्क्वायर टेस्ट, मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट, कंपोजिट टेस्ट, रैंक मेथड और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं। तो इन सबको आगे में एक एक टेस्ट को जो हम इसमें स्टैटिस्टिक्स में लगाएंगे, एक एक टेस्ट को मैं विथ एग्जांपल आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में आप सबको इसको क्लियर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को शॉर्ट में समझ में आया होगा। डेटा एनालिसिस के बाद में हम कंक्लूजन और फिर उसके बाद इसका रेफरेंसेस तक पहुंचते हैं और उसके बाद हमारा डिसर्टेशन एंड होता है। डेटा एनालिसिस के बाद में हमारा कंक्लूजन और रेफरेंसेस वाला पोर्शन आता है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किस तरह से लिखना है और किस तरह से उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज ये है कि मैडम इसमें हमें जो स्टैटिस्टिक्स की जो सांख्यिकी की मेथड्स यूज़ हो रही है, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, बहुत सारे एनोवा है, ये सब जो यूज़ हो रही है तो हमें इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो इसकी मैं 1 बाय 1 एक एक मेथड लेकर विथ एग्जांपल आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में कि आपको इसको किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से हमारे डेटा पर हम ये स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, कौन से डेटा पर कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगती है और हमें उसका कैलकुलेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, इसमें जो एरर होती है वो हमें कैसे फाइंड आउट होती है कि हमारे पूरे टेस्ट में हमने कहाँ पर एरर है। ये सब मैं आपको 1 बाय 1 एक एक वीडियो में विथ एग्जांपल समझाऊंगी। तो आई होप आप लोग को अब डिसर्टेशन थोड़ा इनिशियली समझ में आ रहा होगा और आगे के जो वीडियोस हैं उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक एक टेस्ट को लेकर किस तरह से उसको अप्लाई करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि हमें अपनी हाइपोथेसिस को विथ ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से, कौन सा टूल के साथ और कौन से स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से क्लियरली नहीं कर पाते हैं, दूसरों को कॉपी कर लेते हैं, तो वहाँ हम आगे रिसर्च के लिए, पीएचडी की एंट्रेंस के लिए, पीएचडी के लिए अपना बेस थोड़ा सा वीक कर लेते हैं। तो आगे के लिए मेरी उम्मीद यही है कि मेरे जितने एमएड के स्टूडेंट्स हैं वो सब आगे पीएचडी करें और वहाँ उनको किसी तरह की कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो कोशिश मेरी यही रहेगी और आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे के वीडियो में मैं आपको विथ एग्जांपल एक एक टेस्ट को किस तरह से हमें अप्लाई करना है वो हम समझेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ।